पदार्थ को इसने तर्क संग्रह ग्रंथ ने पदार्थ के रूप में वैशेषिक के पदार्थों को स्वीकार किया है और प्रमाण के रूप में न्याय के प्रमाण को स्वीकार किया है। प्रमाण की दृष्टि से यह न्याय दर्शन का ग्रंथ है, पदार्थ की दृष्टि से यह वैशेषिक दर्शन का ग्रंथ। परंतु तर्क भाषा ग्रंथ है पदार्थ की दृष्टि से भी न्याय का है, प्रमाण की दृष्टि से भी न्याय का है। पदार्थ की दृष्टि से देखने जाएंगे तो उसमें 16 पदार्थ ही न्याय दर्शन के सूत्र के आधार पर चलता है, 16 पदार्थों को बताता है। प्रमाण की दृष्टि से भी देखेंगे तो वहां 4 ही प्रमाण चर्चित हैं, इसलिए न्याय दर्शन का है। हालांकि वैशेषिक दर्शन के जो 7 पदार्थ है ना, उन 7 पदार्थों को ये तर्क भाषा में भी चर्चा की गई है, पर अर्थ के रूप में अंत में चर्चा कर दी गई। तो अभी इतना ध्यान रखेंगे, तर्क संग्रह और तर्क भाषा में आप सबको कुछ विषय पढ़ने जहां से प्रश्न खूब आते हैं। कारण आप सबको हो सकता है आता हो, पर पंक्तियों को पढ़ लेना। एक बार आपने देखा होगा पिछली परीक्षा में एक असमवायी कारण का पैराग्राफ दे दिया था, असमवायी कारण का तर्क संग्रह का, तर्क भाषा का एक पैराग्राफ दे दिया, पैराग्राफ देके भी पूछ लेते। तो पैराग्राफ रूपी भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, इसलिए कारण विषय दोनों ग्रंथों के हिसाब से हम पढ़ लेते हैं। पहले कारण क्या होता है बहुत संक्षेप में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे, खाली विषय जो है वही पढ़ेंगे, तभी हमारा सिलेबस पूरा होगा। तो कारण है, कारण वेदांत के अनुसार 2 ही प्रकार का होता है, परंतु न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन के अनुसार 3 प्रकार का होता है। वह कारण जो है खुशी जी कह रहे स्लाइड नहीं दिख रहा है क्या, एक बार कंफर्म करेंगे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आप सब कंफर्म कर देंगे। क्लियर है खुशी जी? आपके यहाँ हो सकता है नेटवर्क नहीं होगा, दिख रहा है, ठीक है, धन्यवाद। तो कारण को ले लेंगे, तर्क संग्रह के अनुसार कारण क्या है और तर्क भाषा के अनुसार कारण क्या है। तो तर्क संग्रह में कारण के रूप में चर्चा की गई है 3 प्रकार के कारण है। कारण क्या होता है, कारण क्या होता है? चलिए जैसे मान लीजिए क्या है, हाँ मान लीजिए एक छोटा सा पट है, पट कपड़ा, ठीक है, वैसे पट नहीं है, ये हमारे लेखनी के साथ आया था, ये उंगली में लगाने का पता नहीं क्या है, हमें समझ नहीं आता है क्या है। तो ये पट है, मान लीजिए बनाने के लिए कपड़े को बनाने के लिए कुछ कारण लगा होगा, डोरा है ना, या फिर अन्य कोई वस्तु, यहाँ घट तो नहीं रखे, नहीं तो घट भी दिखा देते। तो घट बना है उसके लिए भी कुछ कारण लगा होगा, ये बना है ना ये, तो इसके लिए कारण लगा स्टील, वही कारण है। जिस कारण से बनता है वो कारण होता है कार्य कारण भाव में। तो यह समग्र संसार भी उत्पन्न हुआ, इस संसार में जो कुछ भी बना है उन सबके कारण के रूप में इस कारण के बारे में सामान्यतः चर्चा की जा रही है। तर्क संग्रह में भी कारण 3 प्रकार के बताए गए, तर्क भाषा में भी कारण 3 प्रकार के बताए गए। तो यह आपसे पूछा जाए कि तर्क संग्रह तर्क भाषा दोनों के अनुसार कारण कितने प्रकार का होता है, तो आप बताइएगा कारण 3 प्रकार का, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण वही कारण है जो कि वेदांत सार के अनुसार, वेदांत शास्त्र के अनुसार उपादान कारण जिसे कहते हैं। असमवायी कारण एक अतिरिक्त कारण के रूप में गिना गया है न्याय शास्त्र में। निमित्त कारण भी वही है जो वेदांत सार में निमित्त कहते हैं जिसे, ठीक। तो वेदांत सार का निमित्त कारण यहाँ भी निमित्त कारण है, वेदांत सार का समवायी कारण यहाँ भी समवायी कारण है। वेदांत सार का वेदांत सार का समवाय नहीं, वहां उपादान कारण है। पर यहाँ क्या है, एक अतिरिक्त असमवायी कारण की कल्पना की गई, क्यों की गई है वो भी आगे बता दें। कारणम त्रिविधम समवायी असमवायी निमित्त भेदात, ये पंक्ति समझ गए होंगे कि कारण, मैं पहले ये पूरा बता देता हूँ, बहुत सरल है। यदि फिर चैट खोलूंगा, किसी को कोई प्रश्न होगा तो पूछ लीजिएगा। वैसे इतना सरल विषय कि ये सामान्यतः लगभग सभी को परिचित होगा। हो सकता है कभी कभी लोग पटस्य ये कारणम है इसमें गड़बड़ हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूँ कारण के रूप में किसको याद रखना है। यद समवेतम कार्य उत्पद्यते तत् समवायी कारण है। समवेत मतलब मिलकर, जो मिलकर कार्य उत्पन्न होता है,
जो मिलकर कार्य उत्पन्न होता है वह समवायी कारण कहलाता है। जैसे स्टील मिलकर यह उत्पन्न हुआ कार्य, ग्लास रूपी कार्य, तो स्टील इसका समवायी कारण हुआ ना। जैसे मिट्टी मिलकर घड़ा बना तो मिट्टी घड़े का समवायी कारण। डोरों को मिलाकर कपड़ा बना तो डोरा जो है वह कपड़े का समवायी कारण हो जाए। यानी जिस वस्तु के मिलाने से कोई वस्तु, नई वस्तु उत्पन्न होती है, तो उस नई उत्पन्न वस्तु का वह वस्तु समवायी कारण कहलाती है। ठीक, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, यथा तंतवः पटस्य, तंतवः पटस्य। अब देख लीजिए, यहाँ भी तंतु दिख रहा है, यहाँ भी तंतु दिख रहा है, यहाँ भी पटस्य दिख रहा है, यहाँ भी पटस्य दिख रहा है। इसीलिए समवायी कारण और असमवायी कारण में लोग गड़बड़ा जाते हैं, कौन समवायी है कौन असमवायी। तो कारण, तीसरे कारण को, असमवायी कारण को एक अतिरिक्त कारण क्यों मानना पड़ा न्याय दर्शन के अनुसार? क्योंकि मान लीजिए, अभी तीनों समझा देता हूँ, फिर उसके बाद इसको क्लियर कर दूंगा। हाँ, तभी अंतर समझ में आएगा आपको। तो अभी तंतवः पटस्य, तंतु जो है ना वह पट के समवायी कारण है। एक बात और, कहीं भी द्रव्य को समवायी का, द्रव्य को कारण के रूप में बताया जा रहा है। द्रव्य, द्रव्य यानी वह पृथ्वी हो, जल हो, तेज हो, वायु हो, आकाश हो, काल्पनिक हो, आत्मा, मन, ये सब में से कोई एक द्रव्य हो। इस द्रव्य को यदि कहीं कारण के रूप में बोला जा रहा है, तो द्रव्य या तो निमित्त कारण होगा या तो समवायी कारण होगा। ठीक, द्रव्य या तो निमित्त कारण होगा या तो समवायी कारण होगा। इन दोनों के सिवाय और कोई कारण हो ही नहीं सकता। द्रव्य कभी असमवायी कारण हो ही नहीं सकता। रही बात अगली बात, दूसरे तरह से इसको देख लेते हैं। यदि कभी समवायी कारण के बारे में बोला जा रहा है कि इसका समवायी कारण क्या है, तो समवायी कारण केवल और केवल द्रव्य हो सकता है। ठीक है, समवायी कारण केवल क्या हो सकता है? द्रव्य ही। ठीक है, चलेगा। समवायी कारणत्व द्रव्य सेवेत विज्ञेयम्, द्रव्य का ही है समवायी कारणत्व, ऐसा जानना है। इति विज्ञेयम्। और फिर उसके बाद समवायी असमवायी निमित्त भेदात्, तो समवायी कारण होता हमेशा द्रव्य ही होता है। देख लीजिए, यहाँ तंतु रूपी द्रव्य पट रूपी द्रव्य के समवायी कारण है, पर कारण जो होगा वह द्रव्य ही होगा, तंतु। यहाँ पट के अंतर्गत जो रहता है रूप, पट में जो कलर रहता है, जैसे इस पट का कलर क्या है? काला। तो पट का जो रूप है, उस पट के रूप का कारण क्या है? पट। अगर पट ही नहीं रहेगा तो पट का रूप कहां से रहेगा? यदि पट ही नहीं रहेगा तो पट का रूप कहां से रहेगा? है ना? तो पट में जो काला रूप है, या पट में कुछ अन्य कलर का जो रूप है, किसी दूसरे कलर का भी पट होगा। जैसे यहाँ पीछे मेरे हरा कलर का पट है, ये नहीं दिख रहा होगा आप सबको क्योंकि हरा कलर गायब हो जाता है। तो ये पट है, तो हरे कलर का पट है, तो उसमें वह पट जो है अपने हरे कलर के प्रति कारण है। ठीक है, तो पट जो है वह कारण है अपने अंदर रहने वाले रूप इत्यादि का। पटस्य स्वगत रूपादे कारण। ठीक है सुब्रत, कारण और कारण का डिफरेंस क्या है? कारण का लक्षण क्या है? सुब्रत जी ने ऐसा प्रश्न पूछा है, कारण और कारण में क्या डिफरेंस है? प्रश्न अच्छा है, पर लक्षण ही देखें आप, थोड़ा सा ही खुद से दृष्टि देखें तो भी समझ में आ जाएगा। प्रभु मैं ऐसे बता देता हूं, ठीक, यही अंतर है।
यानी जो कारण होगा वह कारण होगा, परंतु जो कारण है वह करण हो ऐसी बात नहीं है। ये देख लीजिए, इतने सारे कारण हैं पर ये करण नहीं। अंतर समझ गए हैं सुब्रत जी? कैसे बताएंगे? हाँ ठीक। करण क्या होता है? असाधारण कारण को ही करण कहते हैं। कारण इसमें देख लीजिए इतने सारे हैं, कुछ साधारण कारण होंगे, कुछ असाधारण कारण होंगे, पर उनमें से जो असाधारण कारण है उसको करण कह दिया जाता है। ठीक है, यही अंतर है। अभी चलिए, तो अभी बता रहा था आपको कि दो समवायी कारण के रूप में केवल दो उदाहरण आप ध्यान रख लीजिए। समवायी कारण में तंतु जो है वह पट के प्रति समवायी कारण है, पट जो है वह अपने अंतर्गत रहने वाले रूप के प्रति समवायी कारण है। ठीक, तंतु पट के प्रति समवायी कारण है, पट अपने अंतर्गत रहने वाले रूप के प्रति समवायी कारण है। ठीक है, और हाँ, कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति यत् कारणं तत् असमवायी कारण। कार्य अथवा कारण के साथ, कार्येण कारणेन वा सह, कार्य अथवा कारण के साथ एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति, एक अर्थ में समवेत होने के साथ साथ जो कारण है वह असमवायी कारण है। कार्य के साथ एक अंश में समवेत हो या फिर कारण के साथ समवेत हो, कार्य या कारण में समवेत संबंध से जो रहता है वह असमवायी कारण कहलाता है। ठीक, अब देख लीजिए, तंतु, तंतु है, ये कारण है ना? तंतु क्या है? यह कारण है। इस तंतु में समवेत है तंतु संयोग, है ना? तंतु में समवेत है तंतु संयोग, और यह तंतु संयोग कैसा हो जाएगा? असमवायी कारण हो जाएगा। निष्कर्ष इसका बता देता हूं। देखिए, दो प्रकार के ही वेदांत के अनुसार कारण थे, दो प्रकार के ही वेदांत के अनुसार कारण थे। यह तीसरा एक अतिरिक्त कारण जो असमवायी कारण की कल्पना की गई, आप कहेंगे इसकी क्या आवश्यकता थी, इसके बिना काम चल जाता। तो ये बता देता हूं, न्याय दर्शन का सिद्धांत, एक कार्य और कारण में यही डिफरेंस, एक कारण में जो तीन प्रकार के और दो प्रकार के बताए गए, इसमें यही डिफरेंस है कि मान लीजिए समवायी कारण, यानी समवायी कारण घट बनाना है। चलिए, घट बनाना है तो घट के लिए समवायी कारण यानी मिट्टी है, पानी भी है। ठीक, असमवायी कारण यानी कुम्हार का चाक, कुम्हार का डंडा, कुम्हार भी है, सब कुछ है। तो क्षमा करें, समवायी कारण नहीं, निमित्त कारण। समवायी कारण यानी मिट्टी भी है, निमित्त कारण यानी कुम्हार और उसका घर, ये चाक इत्यादि सब कुछ है। क्या घड़ा अपने आप बन जाएगा? क्या घड़ा अपने आप बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। तो घड़ा यदि अपने आप उन दोनों कारणों के होने के बावजूद नहीं बन रहा, यानी एक तीसरे कारण की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी को अलग विभिन्न प्रकार से संयुक्त करेंगे, मिट्टी के दो कपाल बनाएंगे, कपाल दोनों कपालों का संयोग करेंगे तो वह घट बनेगा। ठीक, पहले नीचे का कपाल बनाते हैं, उसको ऐसे ऐसे करते जाते हैं, फिर ऊपर का की आकृति उस पर रख देते हैं, फिर जोड़ते हैं। हाँ, तो दो कपालों का संयोग करेंगे। यहां पर क्या होगा? घड़ा बनाने के लिए कुम्हार को क्रिया करनी पड़ेगी, संयोग करना पड़ेगा। इसी तरह कपड़ा बनाना है तो कपड़ा बनाने के लिए समवायी कारण है। कपड़े किससे बनते हैं? डोरे से, डोरों से बनते हैं ना, डोरे होते, धागे, एक एक धागे जोड़ते जाते, कपड़ा बनता जाता। चलिए, मान लीजिए कपड़ा बनाना है। कपड़ा बनाने के लिए, कपड़ा बुनने के लिए पहले आजकल, हाँ, कपड़ा की जगह पे स्वेटर, जो महिलाएं गांव में स्वेटर बुनती होंगी वो देखा होगा। कपड़ा बनाता हुए कोई शायद न देखे हो, तो गांव में महिलाएं स्वेटर बुनती हैं, वो देखा होगा, है ना? वो भी एक प्रकार का ठंडी का कपड़ा बन जाता है।
उसके लिए समवायी कारण क्या है? उसमें मिलकर रहता है डोरा, ऊन, वो ऊन है, तंतु। और फिर उसके बाद उसका निमित्त कारण क्या है? वेमा यानी सलाई, बिनने वाली जो सलाई होती, दो सलाई होती, दोनों को एक दूसरे से लड़ाते रहते हैं चंचू की तरह, और फिर वो बन जाता है। तो वो जो वेमा है या फिर वो देवी जी जो है, ये सब क्या है? इसके निमित्त कारण है कपड़ा बनाने के। तो देवी जी भी हैं, उनके पास वो सलाई भी है और उसके साथ साथ ऊन भी है, सब निमित्त कारण भी है, समवायी कारण भी है। वह कपड़ा नहीं बनेगा। बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। असमवायी कारण की एक और आवश्यकता पड़ेगी, वह असमवायी कारण ही उस कार्य को उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे असमवायी कारण क्या है? तंतुओं का संयोग होना ही पट का असमवायी कारण है, और तंतु का रूप ही पट के रूप का भी असमवायी कारण। तंतु संयोग पट का असमवायी कारण, संयोग देख लीजिए। तो निष्कर्ष इतना है कि कहीं भी गुण को या क्रिया, गुण को या क्रिया को कारण के रूप में बोला जाए तो वह गुण और क्रिया हमेशा असमवायी कारण ही होगी। ध्यान दीजिएगा, गुण कितने हैं? 24। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक, तो संयोग है, रूप भी है। तो कहीं भी अगर इन गुणों को कारण के रूप में बोला जाए तो ये गुण कैसे कारण होंगे? ये गुण कारण होंगे असमवायी कारण ही। ठीक है, ये गुण सारे कैसे कारण होंगे? असमवायी कारण ही होंगे। ठीक है, कार्य से कारण से एक ही अर्थ में जो समवेत रहता हो, तो ऐसा जो कारण होता है वह कारण असमवायी कारण कहलाता है। जैसे पट का असमवायी कारण है तंतु संयोग, और पट के अंदर रहने वाला, जैसे कपड़े का जो कलर है, ठीक, कपड़े का जो कलर है उसके लिए असमवायी कारण क्या है? कपड़ा किस कलर का है? काले कलर का। तो इस कपड़े के काले कलर के प्रति असमवायी कारण इस कपड़े में रहने वाले जो धागे हैं, धागे काले कलर के हैं इसलिए। तो धागों का कलर कपड़ों के कलर का कारण है, वह कलर है, रूप है, वह एक गुण है, वह असमवायी कारण है। गुण और क्रिया को कारण के रूप में बोला जा रहा हो तो वह असमवायी कारण ही होगा। ठीक, गुण और क्रिया को यदि कारण के रूप में बोला जाता हो तो वह असमवायी कारण ही होगा। और इन दोनों से भिन्न जो कारण होता है वह निमित्त कारण कहलाता है। तदुभय भिन्नम, तदुभय यानी समवायी कारण और असमवायी कारण, इन दोनों से भिन्न जो कारण होता है वह निमित्त कारण कहलाता है। जैसे तुरी, वेमा इत्यादि। तुरी, वेमा इत्यादि कपड़ा बनाने के लिए जो उपकरण है, कपड़ा बनाने की मशीन है, बिनने वाली मशीन है, तुरी है। अब तुरी क्या होता है, वेमा क्या होता है, ये हमें नहीं पता है, पर एक प्रकार का उपकरण होता होगा जिस मशीन से कपड़े बनाते हैं। ठीक, तो मशीनरी जो है कपड़ों को बनाने के लिए, वो सब पट के निमित्त कारण है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 3 कारण ये तर्क संग्रह के अनुसार समझ गए होंगे। इसी कारणों से ही प्रश्न पूछता है कि तुरी वेमादिकम पटस्य कीदृशम कारण, तो आप कहना है निमित्त कारण। फिर उसके बाद तंतु रूपम पट रूपस्य कीदृशम कारण, तो रूप को कारण के रूप में बोला जा रहा है, असमवायी कारण ही होगा। तंतु संयोगः कीदृशम कारण, संयोग को कारण के रूप में बोला जा रहा है तो वह असमवायी कारण ही होगा, है ना। इस तरह से ध्यान रखिएगा, चलेगा। तो इसमें देख लीजिए, अगर किसी को कुछ पूछना है अभी भी तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलें। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कुछ 2-3 आए हैं उनको दिखा देता हूं मैं आपको, 2-3 कमेंट आए हैं उनको दिखा देता हूं, फिर उसके बाद ये क्या है, कारण और करण में क्या अंतर है तो बता दिया है। 1 मिनट, कारणम त्रिविधम का क्षेत्र भेजा है,
शैलेंद्र जी ने। स्वाति बहन, थोड़ा सा असमवायी कारण में गड़बड़ खा गई। आप सही समझे पर असमवायी कारण गड़बड़ समझ गई। समवायी कारण वह होता है, फिर से मैं बोल दूंगा, ठीक है। जी, असमवायी कारण में गड़बड़ है। उदाहरण में करे छेड़ते, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, देख लीजिए कर्सर करके, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ केवल कारण के रूप में मैंने आपको बताया था कि कारण के रूप में आपको केवल द्रव्य को बोला जाए, कारण के रूप में केवल द्रव्य को बोला जाए, ठीक है, केवल द्रव्य, तो वह समवायी कारण होगा या निमित्त कारण होगा। पर कारण के रूप में यदि गुण को बोला जाए, स्वाति बहन आप जो समझिए उसमें भी गुणकर कोई गुण तो नहीं है ना। गुण क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व इत्यादि 24 है। उन गुणों में से किसी को यदि कारण के रूप में बोला जाए, वो भी कारण हो सकते हैं, तो वो गुण या क्रिया, कोई क्रिया कारण के रूप में बोला जाए तो वह असमवायी कारण ही होगा, ठीक, असमवायी कारण ही होगा। अब गुण और क्रिया हमेशा द्रव्य में रहती है, वही गुण और क्रिया वह कार्य या कारण यानी द्रव्य से समवेत रहती है, एक अर्थ है, ठीक। तो यहां उदाहरण देखिए, तंतु संयोग, संयोग है ना, संयोग एक गुण है, वह गुण गुण को कारण के रूप में बता रहे हैं, तंतु के संयोग रूपी गुण को कपड़े का कारण बता रहे हैं, तो गुण को कारण बताएंगे, निस्संदेह आंख बंद करके आप असमवायी कारण चुनिए। तंतु के रूप को कारण बता रहे हैं कि तंतु का रूप कारण है, तो रूप क्या है? रूप भी एक गुण है, तो वह असमवायी कारण ही है, ठीक है, क्लियर है। जो मशीनरी लगी वह निमित्त कारण, जो वस्तु लगी उसको बनाने में मिट्टी, डोरा, कड़े को बनाने के लिए मिट्टी, कपड़े को बनाने के लिए डोरा, इस गिलास इत्यादि को बनाने के लिए स्टील, इस तरह के लेखनी इत्यादि को बनाने के लिए प्लास्टिक इत्यादि, ठीक। तो कारण और उदाहरण सेम है, लगभग सेम है। अभी देख लीजिए अंतर, तर्क भाषा में बहुत डिटेल से दिया गया। बुनकर कौन सा कारण होगा? बुनकर निमित्त कारण ही होगा। देख लीजिए, जो वस्तु कार्य बनने के बाद, जो वस्तु कार्य बनने के बाद उस कार्य से अलग हो जाए, वह वस्तु उसका निमित्त कारण होता है। जैसे कुम्हार का चाक, कुम्हार का घड़ा, क्षमा करें, चाक, कुम्हार का डंडा, कुम्हार का गधा, गधा भी नहीं चलेगा, कुम्हार खुद, ये सब घड़ा बन जाने के बाद घड़े में चिपके हुए नहीं रहते। ऐसा तो है नहीं कि घड़े में चिपक के रह जाते हैं, पर मिट्टी घड़े में चिपक के रह जाती। तो जो उसमें चिपक के रह जाए या जो उसमें लग के रह जाए वह होता है वह कारण समवायी कारण होता है, जो उससे अलग हो जाता है, कार्य की उत्पत्ति के तुरंत बाद उस कार्य से अलग हो जाता है, वह निमित्त कारण होता है, ठीक है, चलेगा, समझे, ठीक है। तो अब हम तर्क भाषा के हिसाब से भी कारण को देख लेते हैं। कारण तर्क भाषा में भी देख लीजिए, ननु साधकम कारणम इति पर्यायस् तदेव न ज्ञायते। पीयूष जी, पटश्च स्वगत रूपादेह में ध्यान दीजिए ना, एक मिनट, पटश्च स्वगत रूपादेह, वह रूप का कारण पूछ रहा है, रूप को कारण के रूप में नहीं बता रहा है ना, पट कारण है, किसका? अपने रूप का,
पट कारण है अपने रूप का, पट का रूप पट के प्रति कारण है, ऐसा नहीं कह रहे ना पीयूष जी, समझिएगा, है ना? नहीं बहन, तर्क भाषा में भी यही इतने विषय कारण प्रमाण इत्यादि। हाँ, इसीलिए मैं सोचा कि ये दोनों एक साथ लाएं, दोनों को एक साथ ले लेंगे तो दोनों अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। समानता है, ज्यादातर विषयों में समानता है। तो हम जो 3 क्लास होने वाला है इसका, इस 3 क्लास में ये इनके अंदर जो सारे विषय, उन सारे विषयों को इसी तरह देख लेंगे, तर्क भाषा के हिसाब से कारण देख लीजिए। अब प्रश्न उठता है कि साधक जो है वह कारण है ना? साधक है वह कारण है, तो यही नहीं ज्ञात हो पा रहा है कि कारण क्या है। किम तत्कारणम इति, साधकम कारणम इति पर्याय। साधक और कारण ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो अब ज्ञात ही नहीं हो पा रहा है कि कारण क्या है। किम तत्कारणम इति, कारण क्या है? तो उच्यते, कारण क्या है उसका लक्षण दे रहे। ठीक, यस्य कार्यात् पूर्व भावो नियतः अनन्यथा सिद्धस्य तत्कारणम्, जिसका कार्य से पूर्व भाव नियत। जी, धागा समवायी कारण, धागे का कलर या धागे का संयोग, कपड़े का कलर या कपड़े का संयोग नहीं, कपड़े का कलर आप कारण बता रहे हैं, किसका कारण है? कपड़े का कलर किसका कारण है बताइए? धागे का कलर कपड़े के कलर का कारण है, ठीक है? धागे का संयोग कपड़े का कारण है, पर कपड़े का कलर किसी का कारण नहीं। कपड़े का कलर आपकी सुंदरता का निमित्त कारण हो सकता है, ठीक है? हो सकता है ना, वो सुंदरता कपड़े का कलर किसी से नहीं, ठीक है? तो असमवायी कारण तंतु का रूप होगा, तंतु रूप या तंतु संयोग, तंतु रूप या तंतु संयोग, ठीक है? क्लियर रहेगा? तो अब यस्य कार्यात् पूर्व भावः नियतः अनन्यथा सिद्धस्य तत्कारणम्, जिसका कार्य से पूर्व में रहना निश्चित हो, कार्य से पूर्व में रहना निश्चित हो। जैसे घड़ा बनना है तो घड़े से पूर्व में रहना निश्चित है, जिसका मिट्टी पूर्व में थी ही, जल जो जिस जल को मिलाता है मिट्टी को सानने के लिए वो पूर्व में था ही। उसके साथ साथ कुम्हार है, घड़े के बनने से पूर्व में उसका भी रहना जरूरी है। कुम्हार का चक्का है जिसपे घुमाता रहता है, वो भी घड़ा बनने से पूर्व में रहना अनिवार्य है। कुम्हार का डंडा वो घड़े बनने से पूर्व में रहना अनिवार्य है। तो कार्य से पूर्व में रहना जिसका निश्चित हो वह कारण है, तथा जो अन्यथा सिद्ध न हो वह कारण है। अन्यथा सिद्ध यानी अनावश्यक, ठीक? तर्क संग्रह में कारण का लक्षण में लाना भूल गया तो चलेगा। तर्क कार्य नियत पूर्ववर्ती, वहां भी नियत है, कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारण, वहां अनन्यथा सिद्ध नहीं कहा गया, ठीक है? तुरी मतलब, आप शैलेंद्र जी वो संस्कृत के शब्द हैं। तुरी मतलब होता है कपड़ा बनाने के लिए पहले बुनकर के पास जो बुनने वाली मशीन होती थी उसको तुरी और वेमा कहते थे, ठीक है? वो मशीनरी है उसकी, कपड़ा बनाने वाली, ठीक है? शैलेंद्र जी ध्यान नहीं दिए आप, अब फिर अब एक एक प्रश्न पूछ रहे हैं। कहेंगे तो पूरा फिर से मैं बता सकता हूं, पर ध्यान दिया करें कृपया, चलेगा? उसमें इसमें भी वही विषय आएगा तो क्लियर सुन लीजिएगा, पर अभी ध्यान से सुने। जैसे जिसका कार्य से पूर्व में रहना निश्चित हो तथा जो अन्यथा सिद्ध ना हो यानी अनावश्यक ना हो, अनन्यथा सिद्ध हो यानी आवश्यक, अन्यथा सिद्ध यानी अनावश्यक, अनावश्यक ना हो वही कारण है, यानी कि आवश्यक हो वही कारण है, ठीक? जैसे आप देख लीजिए, घड़ा बनाना है, सुन लीजिए, घड़ा बनाना है तो घड़ा बनाने के लिए गधे की क्या आवश्यकता बताइए भाई?
गधे की क्या आवश्यकता है? मिट्टी धोता है गधा, है ना, पर ऐसा तो है नहीं कि मिट्टी गधे के बिना ढोया ही नहीं जाएगा, कुम्हार खुद ही उठा लाएगा मिट्टी, है ना। तो उसको कारण बोला जाना आवश्यक नहीं है, वो अनावश्यक है ना। अब कुम्हार तो कारण है घड़ा बनाने का, पर कुम्हार के पिताजी, कुम्हार जिस घड़े को बना रहा है उस घड़े का कारण कुम्हार के पिताजी थोड़े ना है, वो अनावश्यक है। यहाँ उनके कारण के रूप में कल्पना करना कोई आवश्यक नहीं है। ऐसे मतलब कुछ कुछ है जो अनावश्यक होते हैं। अनावश्यक को अन्यथा सिद्ध को कारण के रूप में नहीं मानना है। अनावश्यक जो ना हो यानी अनन्यथा सिद्ध जो हो उसको कारण के रूप में मानना आवश्यक है। ठीक है, उसको कारण के रूप में मानना आवश्यक है। चलेगा। यथा वेमादिकम पटस्य कारणम, जैसे वेमा इत्यादि है वह पट का कारण है। वेमा इत्यादि है वह पट का कारण है। इसके बाद यद्यपि पटोत्पत्तौ दैवात आगतस्य रासभादे पूर्वभावः विद्यते। कितना स्पष्ट तर्क भाषा में बहुत स्पष्ट बताते। पंक्ति न समझ में आएगी तो बताइएगा भाई, उसका समाधान कह रहे जिसका कार्य से पूर्व में रहना निश्चित हो तथा जो अनावश्यक ना हो ऐसा कारण कहलाता है। जैसे वेमा, तंतु इत्यादि कपड़े का कारण है। उदाहरण देखेंगे, कह रहे हैं यद्यपि कपड़े की उत्पत्ति में दैववश मतलब किसी कारणवश, दैववश सौभाग्यवश या अचानक वही गधा भी आ गया। ठीक, कपड़ा बना रहा है, ठीक, एक जुलाहा है, बुनकर वो कपड़ा बना रहा है। अचानक उसके पास उसके घर के पास या उसके सामने कपड़ा बनाने के पास जहां वो कपड़ा बना रहा है उसके पास गधा आ गया, वो भी वही खड़ा हो गया। तो कपड़ा बनाने से पहले गधा भी है। तो कार्य से पूर्व रहना, यदि कार्य से पूर्व रहने वाले को ही कारण बोलेंगे, ठीक, कार्य से पूर्व रहने वाले को ही कारण बोलेंगे तो गड़बड़ होगी, है ना। क्योंकि कार्य उत्पन्न हो रहा था कपड़ा, उससे पहले वहां आ गया गधा, तो गधा भी उस कार्य का कारण बना। क्या बताइए, कारण बोलेंगे गधे को। बुनकर कपड़ा बना रहा है, अचानक वहीं आ गया गधा, तो गधा थोड़े ना कपड़ा बनाने का कारण है ना। अभी तथापि नासौ नियता, भले ही रासव आ गया वह पूर्व भाव है। रासव को गधा कहा गया, ठीक है। रासव मतलब होता है गधा। गधा जानते हैं? नहीं पता है? घोड़े जैसा होता है खच्चर, घोड़े और खच्चर जैसा होता है गधा, बीच का वो होता है, घोड़े और खच्चर के बीच का। तो वह जो रासव है उस रासव का वहां पूर्व भाव नियत हो गया। पूर्व भाव है पर नियत नहीं। ऐसा तो है नहीं कि निश्चित रूप से अब वह पूर्व में रहेगा ही, ऐसा है क्या कि वह निश्चित रूप से पूर्व में रहेगा ही। अब वह पूर्व में आ गया है तो पूर्व में ही रहेगा, है ना। ऐसा तो निश्चित नहीं है ना। चलेगा। धोबी के पास रहते थे गधे, ठीक है। तो पूर्व भाव उसका नियत नहीं है। देख लीजिए, यद्यपि पट की उत्पत्ति में दैववश आ गया गधा, पूर्व भाव के रूप में है, पूर्व भाव है उसका गधे का, फिर भी वह नियत तो नहीं है ना। वह गधा नियत नहीं है ना।
विनाशो नियता। यह गधा नियत नहीं है कि निश्चित रूप से अब जब भी कपड़ा बनेगा तब गधा का रहना चाहिए। जैसे डोरे के बिना कपड़ा नहीं बन सकता वैसे गधे के बिना कपड़ा नहीं बन सकता। ऐसी बात है क्या? नियत है वह गधा। व्यवहार की बातें बोल रहा हूं। गधा क्या नियत है आप बताइए? नहीं है ना। तो इसलिए कहा गया नियत होना चाहिए, कार्य से पूर्व भाव नियत होना चाहिए। यहाँ रासभ इत्यादि का, गधे इत्यादि का, या कोई कुकुर ही आ गया, कुत्ता आ गया है, कपड़ा बना रहा है बुनकर, अगर कुत्ता आ गया तो कुत्ते का ही पूर्व भाव है, पर वह नियत नहीं है। पूर्व भाव नियत नहीं है, तो पूर्व भाव नियत होना चाहिए। और तंतु रूपस्य नियतः पूर्व भाव अस्त्येव, पर तंतु में रहने वाला जो रूप है, तंतु में रहने वाला जो रूप है, जैसे भी आपको काले कपड़े बनाने हैं तो काले ही तंतु की जरूरत है ना। काले कपड़े बनाने तो काले तंतु की जरूरत पड़ेगी ना। तो तंतु का जो रूप है, तंतु रूप, उस तंतु रूप का यह नियत है। तंतु रूप का पूर्व भाव नियत है ना। तंतु रूप, तंतु का कलर है, ऐसा तो नहीं कि बिना कलर का कोई धागा रहेगा। कलर, तंतु के अंदर का कलर रहना जो वह है नियत है, नियत पूर्व भाव है। निश्चित कोई ना कोई कलर उसमें रहेगा। तो नियतः पूर्व भाव अस्त्येव। घट बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी लाने के लिए प्रयोग करे तो क्या गधा इधर निमित्त कारण होगा? बोला जा सकता है बहन जी, पर उतना आवश्यक नहीं है। बोला जा सकता है, पर ऐसा नहीं है कि गधे के बिना घड़ा बनेगा ही नहीं, है ना। गधे के बिना घड़ा बनेगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो गधा एक प्रकार से घड़ा बनाने के लिए अनावश्यक है। ठीक है, जिसके बिना बने ही ना वही आवश्यक है। तो तंतु रूपस्य तो नियतः, तंतु रूप का तो नियत पूर्व भाव है, किंतु अन्यथा सिद्धा, किंतु वह पट रूप जनन उपक्षीणत्वात्। तंतु रूप क्या है? अन्यथा सिद्ध है। तंतु रूप थोड़े ना कपड़ा बनाता है। तंतु का रूप कपड़ा बनाता है? बताइए भाई। कपड़े, डोरे का काला कलर है तो क्या काले कलर से वह कपड़ा बनेगा? बताइए। कपड़ा तो डोरे से बनेगा। डोरे का कलर जो है वो कपड़ा बनाने में अनावश्यक है, चाहे जिस कलर का डोरा रहेगा। अगर डोरे का कलर ही कपड़ा बनाने के लिए आवश्यक हो तो मान लीजिए एक कलर डोरे का है काला, तो काला कलर कपड़ा बनाने के लिए आवश्यक हो जाएगा? बताइए, क्या काला कलर ही कपड़ा बनाने के लिए आवश्यक होगा? तो आप कहेंगे नहीं, है ना। यही बात है। इसलिए पट की उत्पत्ति में दैववश आ गए गधे इत्यादि का पूर्व भाव है, फिर भी वह नियत नहीं है। नियत नहीं है, निश्चित नहीं है। वह नियत मतलब उसका वहां उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं है। वो तो हो गया गधा का। परंतु कपड़ा बनाने के लिए, ये कपड़ा बनाने के लिए तंतु के रूप का नियत पूर्व भाव है, पर अन्यथा सिद्ध है, क्योंकि वह कपड़े को नहीं उत्पन्न करता। डोरे का जो कलर है, तंतु का जो रूप है, रूप कपड़ा बनाने के लिए जरूरत नहीं है, कपड़े के कलर के लिए आवश्यक है। पट रूप को नहीं, पट को नहीं उत्पन्न करता, पट रूप को जनन करता है ना। पट रूप जनन उपक्षणीय क्षीणत्वात्। तो वह क्या है? पट को उत्पन्न नहीं करता, पट के रूप को जनन करता है, तंतु रूप। और पट के प्रति भी कारण करेंगे कि नहीं भाई वो कपड़े के कलर के लिए कारण है। तंतु का कलर कपड़े के कलर के लिए कारण है। उस फिर भी कुछ लोग अगर जबरदस्ती उसको कपड़े के प्रति कारण बोलेंगे, तंतु का जो रूप है वह कपड़े का भी कारण है, ऐसा कल्पना करेंगे,
कपड़े को भी कारण बोलेंगे, यदि कपड़े के कलर को भी यदि कारण बोलेंगे, कपड़े के प्रति भी, कपड़े के कलर को नहीं, क्षमा करेंगे, डोरे के कलर को। डोरे का कलर कपड़े के रूप कलर को उत्पन्न करता है ना। डोरा लाल कलर का तो कपड़ा लाल कलर का, डोरा नीले कलर का तो कपड़ा नीले कलर का। डोरा का जो नीला कलर है वह कपड़े के लिए क्या जरूरत है भाई, वो तो कपड़े के कलर के लिए जरूरत है ना। तो वह कपड़े के कलर का कारण है। फिर भी अगर आप जबरदस्ती कपड़े के प्रति भी उसको कारण बोले कि कपड़े का, डोरे का कलर कपड़े के प्रति कारण है, तो यह कल्पना गौरव है, खाली कल्पना ही का गौरव है, मतलब भारी कल्पना हो जाएगी ये। वो इसी कल्पना, इतना ज्यादा कल्पना करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यह सिद्ध हुआ कि तेन अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम। जो अन्यथा सिद्ध हो, यानी क्षमा करें, अनन्यथा सिद्ध, तेन अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम। इसलिए जो अनन्यथा सिद्ध हो और नियत पूर्व में रहता हो वह कारण है। अनन्यथा सिद्ध हो और नियत पूर्व में रहता हो वह कारण है, और अनन्यथा सिद्ध हो तथा नियत पश्चात में रहता हो वह कार्य है। अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम, अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम कार्यत्वम, ठीक है। अनन्यथा सिद्ध हो और नियत पूर्व में रहता हो तो वह कारण है, और अनन्यथा सिद्ध यानी अनावश्यक ना हो और नियत पश्चात में रहता हो वह कार्य है, ठीक। जो बाद में रहता हो कार्य, पहले हो रहता हो कारण। ये तो समझ गए होंगे आप सब कार्य कारण में। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं गधा निमित्त कारण नहीं हो सकता क्योंकि वह अन्यथा सिद्ध है। जी, 5 अन्यथा सिद्ध है। कार्यानुकृतान्वय व्यतिरेकी कारणम, कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेकी कारणम, ऐसा जो कहा गया है तत् अयुक्तम, वह अयुक्त है, वह अनावश्यक है। जो ऐसा कहा गया कि कार्य से अनुकृत, कार्य का अनुगामी करने वाला जो अन्वय व्यतिरेकी है वही कारण है, ऐसा कह दिया, वह अयुक्त है, वह ठीक ठाक नहीं, ठीक है। यानी तत्सत्वे तत्सत्वम कारणत्वम, तदभावे तदभावा कारण, मतलब ऐसे कार्य क्या कहते हैं, कार्य उसके रहने पर उसका रहना, जिसके रहने, जैसे जैसे देख लीजिए, कार्य के रहने पर कारण का रहना है ना, या कारण के रहने पर कारण का रहना आवश्यक है ना, अथवा कारण के अभाव में कार्य का अभाव, ऐसा दोनों तरह बोला जा सकता है। कार्य के रहने पर कारण का रहना और कारण के अभाव में कार्य का अभाव है, ये अन्वय व्यतिरेकी, इसी को अन्वय व्यतिरेकी कहा जाता है, उल्टा और सीधा। तो कार्य के साथ जिसका अन्य हो सकता है वह कारण है। जैसे मिट्टी के रहने पर घड़े का रहना है ना, या घड़े के रहने पर मिट्टी का रहना, और मिट्टी के अभाव में घड़े का अभाव, ऐसा अन्वय और व्यतिरेक दोनों संभव हो जा रहा है ना। तो इसलिए घड़ा मिट्टी का कारण हो गया। कुम्हार के रहने पर घड़े का रहना, कुम्हार के न रहने पर घड़े का न रहना, है ना। तो ये अन्वय व्यतिरेक जहां पर हो जाता है वह कारण कहलाएगा। कार्य से अनुकृत अन्वय व्यतिरेकी जो है वह कारण कहलाएगा। जहां पर अन्वय यानी उल्टा और व्यतिरेक यानी अन्वय यानी सीधा और व्यतिरेक यानी उल्टा, दोनों तरह से अनुकृत अनुकरण हो जाए वह कारण कहलाता है। तद्भावे सति तद्भवनम तद्भावः, तदभावे सति तदभावः, ठीक है, सही है आप सब। तो तत्सत्वे तत्सत्वम तदभावे तदभावः, ये जो है कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेकी है, यह कारण है। आगे यहाँ क्या कह रहे हैं, वेमादिकम पटस्य, तंतु वेमा इत्यादि जो है वो पट के असमवायी कारण है। तंतु वेमा इत्यादि है वह पट के
एक मिनट, कहाँ हम चले गए? सत्कार्यवाद की भी ऐसा ही है जी, सत्कार्यवाद ऐसे ही है। कहाँ चले गए? यहाँ। ये जो है यह कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कहें, कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेक के कारण वह अयुक्त है, वह ज्यादा ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि नित्य और जो द्रव्य नित्य है या जो द्रव्य विभू है, ऐसे आकाश इत्यादि, आकाश इत्यादि नित्य विभू है ना, तो नित्य विभू जो आकाश इत्यादि है उनका काल के विभाग, काल की दृष्टि से या देश की दृष्टि से व्यतिरेक हो ही नहीं सकता। आप ऐसा कहेंगे आकाश का कारण क्या है या आकाश किसका कारण है ना? अगर आकाश को कारण के रूप में बोले जाएंगे या नित्य बहु आकाश इत्यादि तत्व, आकाश, दिक्, आत्मा, मन, इन सबको कारण के रूप में बोलने जाएंगे तो तद अभावे कैसे कहेंगे? मन के अभाव में, मन का अभाव होगा भला? आकाश का अभाव होगा क्या? है ना? आकाश का अभाव नहीं होगा, मन का अभाव नहीं होगा, जो नित्य है उसका अभाव कैसे भाई? तो इसलिए काल और देश की दृष्टि से, ना तो काल और देश की दृष्टि से उनका कभी न कभी भी व्यतिरेक हो ही नहीं सकता। इसलिए ये सभी कभी कारण ही नहीं हो पाएंगे, है ना? जिसका अन्वय और व्यतिरेक दोनों होता है वही कारण है। तो आकाश तो किसी का कारण ही नहीं हो पाएगा, काल तो किसी का कारण ही नहीं हो पाएगा। आकाश, काल इत्यादि ना तो काल की दृष्टि से उनका अभाव हो सकता है, ना तो देश की दृष्टि से कहीं अभाव हो सकता है। किसी भी काल में जो नित्य है उनका अभाव होगा नहीं, किसी भी जगह पर जो नित्य है, विभू है, वो किसी भी जगह पर उनका अभाव होगा ही नहीं, है ना? तो इसलिए वो कारण ही नहीं बन पाएंगे आकाश इत्यादि। इसलिए कह रहे हैं कि जो ऐसा लक्षण ही ज्यादा ठीक है, कार्यात् पूर्वभावानियता अनन्यथा सिद्धा तत्काल। फिर से बता देते जी ज्योति जी, क्या है? कार्य है ना, कारण उसे कहते हैं जो कार्य के साथ जिसका अन्वय व्यतिरेक ढंग से संबंध हो। ठीक? कारण उसे कहते हैं जिसका कार्य के साथ अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा अनुकरण किया जा सके। ठीक? कारण के द्वारा अन्वय और व्यतिरेक दोनों तरह से अनुकरण किया जा सके। व्यतिरेक मतलब होता है उल्टे ढंग से, तद अभावे तद अभावा, अन्वय यानी सीधे ढंग से, तत् सत्वे तत् सत्वम। भाई घट सत्वे मृत्तिका सत्वम, या मृत्तिका भावे घट अभाव, हो गया? तो यहां क्या है? घट कारण है, घट कार्य है, मृत्तिका कारण है। तो यहाँ अन्वय और व्यतिरेकी दोनों तरह से अनुकरण हो रहा है कारण का, है ना? कारण जो है वह कार्य का अनुकरण कर रहा है अन्वय से भी व्यतिरेक से भी। कई जगह पर भाई ये धातु सत्य चषक सत्वम, इसमें जो धातु लगा हुआ है, स्टील मान लीजिए, वह है तो ग्लास है, वो नहीं है तो ग्लास नहीं है। ठीक है? उल्टा और सीधा दोनों तरह से जहां पर देखा जाए वहां क्या होता है? अन्वय व्यतिरेकी कहलाता है और वही कारण कहलाता है। तो वह अयुक्त, यह कहना ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि भाई जिसका अन्वय व्यतिरेक यानी दोनों तरह से संबंध आप बना पाएंगे वही कारण है, तो फिर आकाश का व्यतिरेक से संबंध तो बन ही नहीं सकता भाई। नित्य तत्व जो है या विभू तत्व जो है, आकाश इत्यादि, उनका काल की दृष्टि से भी कभी अभाव नहीं होता और देश की दृष्टि से भी कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उनका व्यतिरेक हो ही नहीं सकता। व्यतिरेक हो ही नहीं सकता तो उसको अकारण मान लेंगे क्या? अकारणत्व प्रसंग, क्या वह कारण ही नहीं? तो इसलिए ऐसा लक्षण कहना ज्यादा ठीक नहीं है, यह अयुक्त है। तच्च कारणम त्रिविधम, वह कारण जो है तीन प्रकार का है, समवाय या समवाय निमित्त भेदात। ठीक? वह कारण तीन प्रकार का है, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। यह बहुत विस्तार से तर्क भाषा बाद में इसलिए कहा गया, बाद में इसलिए दिखा रहे हैं आपको तर्क भाषा, क्योंकि तर्क भाषा में विस्तृत, तर्क साग्रह में संक्षिप्त है। तो वह कारण जो है वह तीन प्रकार का है, समवायी, असमवायी और निमित्त के भेद से। तत्र यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते, तो अब उस कारण में
जिससे संबंध बनाकर कार्य उत्पन्न होता है वह समवायी कारण है। तत्र यत समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम। जिसके समवाय संबंध के मिल जाने के कारण कार्य उत्पन्न होता है वह समवायी कारण है। जैसे तंतवः पटस्य समवायी कारणम। तंतु जो है ना, तंतु वो पट के समवायी कारण है। वहां भी यही बात थी ना, तंतवः पटस्य, वहां भी कुछ दूसरा तो नहीं था ना। तंतवः पटस्य समवायी कारण, पट का समवायी कारण क्या था? तंतु ही तो था। उदाहरण सेम है, उदाहरण सेम है ना, लक्षण भी लगभग सेम है। यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारण, लक्षण भी लगभग सेम है ना। तो लक्षण उदाहरण दोनों सेम है। तो जो मिलकर कार्य उत्पन्न होता है वह उस कार्य का समवायी कारण होता है। ठीक है, चलेगा। जैसे तंतु मिलकर कपड़ा बनता है तो तंतु कपड़े का समवायी कारण हो गया। यतस्तंतुष्वेव पटः समवेतो जायते न तुर्यादिषु। क्योंकि तंतुओं में ही पट समवेत होता है, तुरी इत्यादियों में नहीं, तुरी इत्यादियों में नहीं, है ना। ननु तंतु संबंध इव तुर्यादि संबंधो भी पटस्य विद्यते। तंतु संबंध की तरह ही तुरी इत्यादि का भी संबंध कपड़े का है। तो फिर ऐसा आप कह रहे हैं कि तंतुओं में ही कपड़े का समवाय संबंध होता है, तुरी इत्यादि में समवाय संबंध नहीं होता है? प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न उत्तर के माध्यम से तर्क भाषा अच्छे से समझा जा सकता है, बहुत सरल है। क्योंकि देख लीजिए यहाँ क्या है, पट का समवायी कारण तंतु ही है। क्यों? क्योंकि तंतु में ही पट समवेत होता है। पट का समवाय संबंध तंतुओं से ही बनता है, तुरी से नहीं। तुरी से अलग हो जाता है पट, है ना। तो अब देख लीजिए, जैसे तंतु का कपड़े के साथ संबंध है, डोरों का कपड़े के साथ संबंध है, उसी तरह तुरी इत्यादि मतलब जो कपड़ा बनाने वाली मशीनें हैं, मशीनरी का भी उसी तरह संबंध हुआ करता है ना। उसी तरह संबंध हुआ करता है। भाई कपड़े से डोरे भी जुड़ के रहते हैं तो कपड़े से मशीन भी जुड़ कर रहती है। तो फिर ऐसा प्रश्न उठ रहा है कि फिर तंतुओं में ही पट क्यों तंतुओं में ही क्यों होता है, तुरी इत्यादि यानी मशीनरी में क्यों नहीं होता है पट संभवित? यह प्रश्न उठा रहे हैं। तो उसका जवाब दे रहे हैं जी, सत्य, सही बात। संबंध दो प्रकार का होता है। अब यहां से और क्लियर समझ जाएंगे, समवायी कारण और क्लियर समझेंगे। सत्यम द्विविधा संबंध, संबंध दो प्रकार का होता है। एक संबंध है संयोग संबंध, दूसरा संबंध है समवाय संबंध। पहला संबंध कैसा है? संयोग संबंध, दूसरा समवाय संबंध। तो जहां पर क्या होता है, अयुत सिद्ध जो दो पद हैं उन अयुत सिद्ध संबंध समवाय होता है। अयुत सिद्ध पदार्थों का संबंध समवाय होता है, अन्य पदार्थों का संबंध संयोग ही होता है। अयुत सिद्ध पदार्थों का संबंध समवाय, अन्य जो है अयुत सिद्ध नहीं है, युत सिद्ध है, उनका संयोग होता है। अब अयुत सिद्ध क्या होता है और युत सिद्ध क्या होता है, इसको समझेंगे। ठीक है, अयुत सिद्ध कहते किसे और फिर युत सिद्ध किसे कहते हैं? अयुत सिद्ध यानी जिन दोनों का पृथक, जिन दोनों का विभाजन सिद्ध ना हो पाए, पृथक कर पाना सिद्ध ना हो पाए। भाई डोरे का और कपड़े को आप अलग अलग कर सकते हैं क्या? डोरे को कपड़े को अलग अलग नहीं कर सकते। डोरा अलग अलग कर देंगे तो फिर कपड़ा खत्म, कपड़ा खत्म हो जाएगा ना। तो इसलिए युत सिद्ध नहीं हो सकता, वह अयुत सिद्ध है। परंतु
कपड़े का और मशीनरी के साथ अलगाव कर सकते जब चाहे मशीन पर रखें, मशीन से हटा दें, तो वहां युत सिद्ध हो सकता है। अंतर समझ में आ रहा है? तो जहां पर अयुत सिद्ध है, यानी जिनको अलग नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता, उनका संबंध समवाय होता है, और जिनको अलग या पृथक किया जा सकता, उनका संबंध संयोग होता है। ठीक? तो भाई अयुत सिद्ध का संबंध समवाय है, तो अयुत सिद्ध कौन सा है? अयुत सिद्ध किसे कहते हैं? तो लक्षण बता रहे अयुत सिद्ध का, ययोर द्वयोर मध्य एकम अविनश्यत अपराश्रितमेवावतिष्ठते ताव अयुत सिद्धौ। जिन दो पदार्थों में एक नष्ट ना हो, एकम अविनश्यत, एक नष्ट ना होता हुआ, अपर यानी दूसरे, दूसरे यानी जिन दो पदार्थों के मध्य एक अविनष्ट होता हुआ, विनष्ट होता हुआ नहीं, एक अविनष्ट होता हुआ दूसरे के आश्रित ही रहता है, वे दोनों अयुत सिद्ध है। अब देख लीजिए, जिन दो तत्वों में से, कपड़े और डोरे में से, ठीक, जिन दो तत्वों में से, कपड़े और डोरे में से, ठीक है, एकम अविनश्यत, एक नष्ट नहीं होता, ठीक, एक नष्ट नहीं होता, कौन सा? डोरा। डोरा नष्ट नहीं हो रहा है ना अभी। जिन दो तत्वों में से, कपड़े और डोरे, इन दो तत्वों में से एक अविनष्ट होता हुआ, यानी डोरा अविनष्ट होता हुआ, अपराश्रितम यानी कपड़े के आश्रित होकर ही स्थित रहता है, वो दोनों अयुत सिद्ध हो जाते हैं। कपड़े पर आश्रित होकर स्थित रहता है, इसलिए कपड़ा और डोरा ये दोनों क्या हो गए? अयुत सिद्ध कहे गए। ठीक है, चलेगा? वही चीज अब इसी को श्लोक में भी कह रहे हैं, तावे वायुत सिद्धौ तो विज्ञातव्यो ययोर्द्वयो अनश्यत एकम अपराश्रितमेवावतिष्ठते। अनश्यत एकम अपराश्रितमेवावतिष्ठते। तो वे दोनों अयुत सिद्ध हैं। मनीष क्या है? जिन दो तत्वों का में एक, जिन दो तत्वों में से एक अनश्यत यानी नष्ट ना होता हुआ, जिन दो तत्वों में से एक या नष्ट ना होता हुआ अपर पर आश्रित ही रहे, ठीक, अपर पर आश्रित रहे, वह अयुत सिद्ध है। चलेगा? जिन दोनों में से एक नष्ट नहीं हो रहा है, डोरा, अपर यानी दूसरे पर, कपड़े पर आश्रित रहता है, ठीक, तो वे दोनों कपड़े और डोरे अयुत सिद्ध है। इन दोनों अयुत सिद्ध का ही संबंध समवाय है, यानी कपड़े और डोरे का ही संबंध समवाय। युत सिद्ध जो हो जाते हैं कपड़ा और मशीनरी, कपड़ा और तुरी, घड़ा और कुम्हार का चाक, घड़ा और कुम्हार का डंडा, घड़ा और कुम्हार, ये सब युत हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कुम्हार जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक घड़ा नष्ट नहीं होगा, या घड़ा जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक कुम्हार नष्ट नहीं होगा, ऐसी तो बात नहीं है ना। तो फिर इसलिए वहां वो समवाय कारण नहीं है, समवाय संबंध दोनों में नहीं। उदाहरण दे रहे, यथा अवयव अवयविनौ गुण गुणिनौ क्रिया क्रियावन्तौ जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्य चेति। अवयव और अवयवी, गुण और गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति और व्यक्ति, विशेष और नित्य द्रव्य, ये सब क्या है? ये सभी के सभी, ये सभी हैं, ये सभी के सभी एक दूसरे के अयुत सिद्ध हैं। यानी
इन दोनों में एक अगर नष्ट नहीं होता तो दूसरा वैसे का वैसा बचा रह जाता है। जैसे अवयव अवयवी, बिना बात के डरा रखा था, ऐसा पढ़ाने वाले ज्योति बहन। कुछ नहीं है इसमें भी, कुछ नहीं। न्याय दर्शन जैसा व्यावहारिक, न्याय दर्शन जैसा व्यावहारिक कोई दर्शन है ही नहीं। ठीक है। तो अवयवी इत्यादि जो है, अवयवी इत्यादि जो है वह यथा क्रमम अवयवाद्याश्रिता एव अवतिष्ठन्ते, विनशद्यवस्था त्वनाश्रिता एव अवतिष्ठन्ते। देख लीजिए, अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति और विशेष तथा नित्य द्रव्य। अवयव अवयवी क्या होता है? चलिए अवयव अवयवी बता देता हूं। मेरा शरीर है अवयवी और मेरे शरीर के अवयव ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये सब है। ठीक। या मान लीजिए हाथ एक अवयवी है, इसके अवयव ये 5 अंगुलियां। ठीक। अवयव और अवयवी, इन दोनों में से एक जो है वह अनष्ट होता हुआ दूसरे के आश्रित ही स्थित रहता है। गुण और गुणी, गुण और गुणी। चलिए मान लीजिए इसमें काला गुण है, काला कृष्ण रूप है, यह गुण है, और यह कृष्ण रूप वाला गुण वाला गुणी कौन है? यह टी शर्ट। ठीक। तो गुण और गुणी, इन दोनों में, टी शर्ट में और काले कलर में संबंध क्या है? आयुध सिद्ध संबंध, समवाय संबंध है। क्योंकि इन दोनों में से एक काला कलर है, यह नष्ट नहीं होगा और नष्ट ना होता हुआ इस कपड़े पर आश्रित होकर ही स्थित रहेगा। ठीक है। क्रिया क्रियावान, चलने वाले व्यक्ति से, क्रिया करने वाले व्यक्ति से उसकी क्रिया अलग नहीं हो सकती है ना, इसलिए अयुत सिद्ध है। जाति और व्यक्ति से, जाति और व्यक्ति कैसा होता है? ब्राह्मणत्व ब्राह्मण से अलग नहीं हो सकता है ना। ब्राह्मणत्व जो है वह ब्राह्मण से अलग हो सकता है। ब्राह्मणत्व जाति है, व्यक्ति ब्राह्मण है ना। तो जाति और व्यक्ति ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। उसी तरह विशेष नित्य द्रव्य, नित्य द्रव्य में रहने वाले विशेष विषय जी, अंग अंगी अवयव अवयवी समान है बाबा जी, एकदम से क्लियर है। तो जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्य, नित्य द्रव्य होते हैं कुछ कुछ आकाश काल दिक आत्मा मन इत्यादि। इन द्रव्यों में कुछ विशेष होते हैं जो अनंत है, जिनकी संख्या नहीं है, विशेषताएं उनकी, उनकी विशेषताएं, उन नित्य द्रव्य की जो विशेषताएं, वो सारी विशेषताएं उनमें नित्य संबंध से रहती है। अब ये अवयवी इत्यादि जो है ना, अवयवी, गुणी, क्रियावान, व्यक्ति और नित्य द्रव्य, ये अवयवी इत्यादि जो है ये यथाक्रमम अवयवाद्याश्रिता एवं अवतिष्ठन्ते। अवयवी अवयव पर आश्रित रहता है, गुणी गुणों पर आश्रित रहता है, क्रिया वाला व्यक्ति क्रिया पर आश्रित रहता है, व्यक्ति रहता है वो जाति पर आश्रित रहता है, नित्य द्रव्य विशेषों पर आश्रित रहते हैं। ठीक। तो यथाक्रमम अवयवाद्याश्रिता एवं अवतिष्ठन्ते, अवयव इत्यादि के आश्रित होकर ही स्थित रहते हैं। विनश्यत अवस्थास्तनाश्रिता एवं अवतिष्ठन्ते अवयव व्यादय। और विनष्ट अवस्था में अवयव विनष्ट हो गया, अवयवी विनष्ट हो, अवयव विनष्ट हो गया तो अवयवी स्वयं विनष्ट हो जाएगा, है ना। अवयव सब विनष्ट हो रहे हैं तो अवयव भी विनष्ट हो जाएगा ना। जैसे तंतु के नाश, तंतु उसके अवयवी है, तंतु उसके अवयव है। ठीक। तंतुओं का अवयवों का नाश हो जाने पर, तंतुओं का यानी अवयवों का नाश हो जाने पर उसके अंदर रहने वाले जो गुण हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद
आश्रय के नाश के हो जाने पर गुण का नाश हो जाता है। जैसे अभी मान लीजिए कपड़े के अंदर लाल कलर है ना, आप कपड़ा जला दीजिए, लाल कलर जल जाएगा कि नहीं? तो विनश्यत अवस्था में, विनष्ट होने वाली अवस्था में वो भी विनष्ट हो जाते हैं। दोनों में से कोई एक विनष्ट होगा तो दूसरा अपने आप विनष्ट हो जाएगा। दोनों एक दूसरे पर, ज्योति बहन, दोनों एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, विनश्यत अवस्था में क्या हो जाते हैं, अनाश्रित हो जाते हैं। अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे तंतुनाश के हो जाने पर पट का नाश हो जाता है, आश्रय के नाश हो जाने पर गुण का नाश हो जाता है। घड़ा का नाश हो गया तो घड़े के अंदर रहने वाला जो गुण है वो गुण भी नष्ट हो जाएगा, है ना। विनश्यता तो विनाश कारण सामग्री सानिध्यम। अब विनश्यता क्या हो गया, विनष्ट हो गया। विनष्ट कैसे हो गया, किस कारण से हो गया? ठीक, विनश्यत कैसे हो जाता है, तो विनश्यता कैसे है? श्वास और शरीर, श्वास अवयव नहीं है, श्वास और शरीर में बहन जी समवाय संबंध नहीं है, कुछ दूसरे संबंध है, संयोग संबंध मान लीजिए। क्योंकि श्वास के नाश पर हो शरीर का नाश नहीं होता। श्वास चला गया, मरा हुआ आदमी का शरीर है, अभी नष्ट नहीं हुआ है, पर उसमें श्वास नहीं। ठीक, शरीर को तो जला करके नष्ट किया जाता, खत्म किया जाता है ना। तो श्वास जिसके नष्ट होने पर एक साथ ही वो दूसरा वस्तु भी नष्ट हो जाए, उन दोनों में समवाय संबंध है। तो शरीर और उसका अंग, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति। ठीक है, तो अब देख लीजिए विनश्यता क्या हो जाती, विनश्यत कैसे हो जाता है? विनाश के कारण भूत सामग्री के पास आ जाने से आप नष्ट हो जाते हैं। विनाश का कारण भूत सामग्री क्या है? जैसे घड़ा के विनाश का सामग्री एक हथौड़ा है, मान लीजिए। हथौड़े रूपी सामग्री के सानिध्य में आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे, तो आपका विनाश होना, घड़े का विनाश होना संभव है ना। घड़े का विनाश होने लगेगा। विनाश के कारण भूत सामग्री के सानिध्य में आते ही घड़े का विनाश होने लगता है ना। क्लियर है? तंतु पटु अपि अवयव अवयविनौ, तंतु और पट भी अवयव अवयवी है। तंतु और पट ये दोनों भी एक दूसरे के अवयव अवयवी हैं। इसीलिए उन दोनों का भी तयो संबंधा, उन दोनों का भी संबंध, तंतु और पट दोनों का संबंध भी समवाय है। उन दोनों का भी संबंध समवाय है। क्यों? अयुत सिद्धत्वात्, क्योंकि वो दोनों अयुत सिद्ध है। तयो संबंधा समवाय अयुत सिद्धत्वात्, क्यों? उन दोनों का भी संबंध समवाय है क्योंकि वो दोनों अयुत सिद्ध है। सानिध्य होगा तभी नाश संभव होगा। विनाश कारण के सामग्री का सानिध्य नहीं होगा तो विनश्यत हो ही नहीं सकता। सानिध्य होने पर ही नाश होगा। सानिध्य नहीं है तो फिर कैसे नष्ट हो जाएगा? ठीक है, कपड़े को विनष्ट कर सकता है आग। आग कपड़े का विनाश कारण है। आग के सानिध्य में ले आइए कपड़े को, विनष्ट हो जाएगा। तो अवयव अवयवी, तंतु और पट दोनों अवयव अवयवी है। इसलिए गुरु जी हमको ऐसा लगता है जाति व्यक्ति पर आश्रित रहती है, क्योंकि जाति के नाश होने पर व्यक्ति का नाश भी हो जाए ये जरूरी नहीं है।
देखिए बहन जी, जाति का नाश कभी होता नहीं। एक बात, जाति का नाश कभी होता नहीं है, पर जाति व्यक्ति का संबंध जो है वह आयुध सिद्ध संबंध है। जाति कभी नष्ट नहीं होती, पर हाँ जाति व्यक्ति में आश्रित होती है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, समवाय अयुत सिद्ध, ये दोनों का संबंध समवाय है, क्योंकि इन दोनों का अयुत सिद्ध, ये दोनों अयुत सिद्ध है। इसके आगे क्या कह रहे हैं, तुरी पटयोस्तु न समवाय अयुत सिद्धत्वाभाव। तुरी और पट का समवाय संबंध नहीं है, क्योंकि वो दोनों अयुत सिद्ध नहीं है, वो दोनों युत सिद्ध है। नहीं तुरी पटाश्रिता एवं अवतिष्ठते। भाई पट बन गया तो पट में फिर तुरी आश्रित रहेगी, उसमें जुड़ी ही रहेगी, ऐसा तो है नहीं। और ना ही तुरी पट पर आश्रित होकर स्थित रहती है, ना ही पट तुरी पर आश्रित होकर स्थित रहता है। ठीक, ना तुरी पट पर आश्रित रहती है, ना पट तुरी पर आश्रित रहता है। इसलिए इन दोनों का जो संबंध है वह संबंध संयोग ही है। इसलिए इन दोनों का संबंध क्या है, संयोग एव, दोनों का संबंध संयोग ही है। तदेवं तंतु समवेतम पटा, तंतु समवेता पटा। इसलिए ज्ञात हो गया कि तंतु समवेत है पट, तंतु समवेत पट है। यद समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। जिससे समवेत होकर कार्य उत्पन्न होता वह समवायी कारण है, इसलिए तंतु ही समवायी कारण। इतना विस्तार से समझा दिया अभी तक, है ना। पटस्य न तो तुर्यादि, क्योंकि भाई तंतु ही पट का समवायी कारण है, तुरी इत्यादि नहीं है। क्योंकि पटस्य स्वगति रूपादि समवायी कारण, पट जो है वह अपने रूप इत्यादि का समवायी कारण है। वहां तर्क संग्रह में केवल क्या कहा था, तंतवः पटस्य पटस्य स्वगत रूपादे। यहाँ कितना विस्तार से बताया, तंतवः पटस्य का विस्तार से बता दिया। अब पट अपने रूप का समवायी कारण है, उसको भी विस्तार से डिटेल करके बताएंगे, बहुत डिटेल से। एवं मृत पिंडो भी घटस्य समवायी कारणम, घटस्य स्वगत रूपादे समवायी कारण। मिट्टी का पिंड घड़े का समवायी कारण है, ठीक। और घड़ा जो है वह अपने अंदर रहने वाले रूप का समवायी कारण है। जैसे डोरा कपड़े का कारण, जी डोरा कपड़े का समवायी कारण, पर कपड़ा है वह कपड़े के कलर का समवायी कारण है। डोरा कपड़े का समवायी कारण, कपड़े के कलर के प्रति कपड़ा समवायी कारण। ठीक उसी तरह घड़े के प्रति मिट्टी कारण, और मिट्टी के प्रति मिट्टी क्या है देख लीजिए। मृतपिंड क्या है, घट का समवायी कारण है, और घट अपने रूप का समवायी कारण है। घट के अंदर जो रूप रहता है उस रूप का घट समवायी कारण है। ठीक है, चलेगा। किसी को इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, बताइएगा दिक्कत होगा। स्वाति बहन, युत सिद्ध मतलब जिनका जोड़ा सिद्ध हो जाए, अलगाव सिद्ध हो जाए। दो अलग अलग तत्व है, युत है, दो योग है, योग सिद्ध हो जाए। इन दो तत्वों का युति है, यानी योग है, संयोग है, वो सिद्ध हो जाए, वह उनका संयोग संबंध ही होगा। पर जिन दोनों का योग सिद्ध ना हो पाए वह अयुत सिद्ध है। ठीक, पृथक पार्थक्य सिद्ध ना हो पाए। देख लीजिए, एक मिनट, कोई एक वस्तु मैं ले लेता हूं। कौन सी वस्तु ले लेता हूं? चलिए लेखनी ले ली मैंने, ये लेखनी ले ली। ठीक, लेखनी और हाथ का युत सिद्ध है, योग अयोग हो गया, युग होगा, अयोग हुआ। ठीक, विभाग हो गया, संयोग विभाग इस तरह से होता है। तो जिनका युत
यानी योग सिद्ध हो, युद्ध को योग भी कहा जा सकता, पर वैसे अन्य ढंग से कहा जाए पार्थक्य। जिन दोनों का पार्थक्य सिद्ध हो वह युद्ध सिद्ध, जिन दोनों का पार्थक्य सिद्ध ना हो पाए वह अयुद्ध सिद्ध। ठीक है, विभाग जिसमें ना हो पाए। आगे चलते हैं। हाँ, 8:15 से भी है क्लास। अभी क्या है, आप सब जानते हो कि मैं बीच में कुछ दिन लखनऊ गया था। तो खाली दिन में एक ही क्लास हुई थी। कुछ दिन आप देखेंगे, 3-4 दिन एक ही क्लास हुई थी। तो उन दिनों के क्लासों को भी एक को हम इसलिए 2 करके कवर कर लें। ठीक, इस महीने 28 से पहले हो सकता है किसी दिन 2 क्लास, किसी दिन 3 क्लास आपको देखने को मिले। ठीक है, स्वास्थ्य खराब होने के कारण कभी क्लास कैंसिल किया था इस महीने की शुरुआत में, और फिर लखनऊ जाने के कारण भी क्लास कैंसिल किया था। तो उन सबको कवर करना है, और कवर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। अभी कुछ सूचना भी अंत में बोलूंगा, निवेदन बोलूंगा, कुछ निवेदन भी अंत में। पर ये क्लास 8:05 तक ले चलते हैं, फिर 8:05 से फिर 10 मिनट का मैं गैप लूंगा, केवल कुछ चाय पीने का नहीं, चाय तो इतना जल्दी बनेगा नहीं, कुछ चलेगा, देख लेंगे, कुछ नासतो विद्यते भाव हो जाएगा। अच्छा, हम टेंशन नहीं करते हैं बहन जी, टेंशन कुछ लोग करने लगते हैं, कुछ कराने लगते हैं। मैगी नहीं खाते। देखिए, अब टेंशन कुछ लोग कराने लगते हैं तो क्या करूं, मैं टेंशन नहीं करना चाहता। तो ननु यदैव घटादयो जायन्ते तदैव तद्गत रूपादयोपि। तो जब ही घट इत्यादि, ठीक 8 बजे तक ही रखेंगे। तो फिर रहने दीजिए, ये पैराग्राफ से आगे अगले क्लास में पढ़ लेंगे। इस पैराग्राफ से आगे कुछ प्रश्न है, वो प्रश्न को समाप्त कर देता हूँ। कुसुम दीदी का कुछ प्रश्न है तो हमें बनाना नहीं, कभी बनाया नहीं। हमारी कमी क्या है, हम बता दें। अयोध्या में थे 2012-13 तक, तब तक हमने खुद से बनाया खाया, पर 2012-13 से फिर हमारा बनाना खाना छूट गया। तब से ना कुछ बनाए हैं ना खाए, खुद का बनाया। तो इसलिए हमें सब कुछ पाक विद्या भूल गई है, और हम कुछ बनाना चाहते भी नहीं, बहुत आलसी हैं उस मामले में, बहुत आलसी हैं। हाँ, ये नोट्स बना रही है बहन जी। इसमें कुछ प्रश्न है कुसुम दीदी, कुछ प्रश्न है तो बता दीजिए। सपाकी थे पर अभी नहीं है। हाँ जी हाँ, ब्रेड वेड तो रखे हैं, वो खा लेंगे। अभी देख लीजिए, तर्क संग्रह, तर्क भाषा की भूमिका से टंकण तो दिखा दें, स्क्रीनशॉट लेना। तर्क भाषा की भूमिका नहीं है, मैं ले आऊंगा, अगले क्लास में ले आऊंगा। ठीक है, तो पर ये सब क्या है, जितना ज्यादा फास्ट फूड होता है नुकसान करता है, इसलिए मैं नहीं खाना चाहता। कुछ ऐसे सिंपल खा लेंगे, दूध पी लेंगे। दूध तो हमारे 1.5 लीटर दूध दोनों टाइम में खत्म करते हैं, तो इसलिए दिक्कत नहीं है, फलाहारी बाबा बन गए हैं। मैं ये बोल रहा था, मेरा निवेदन यह है कि मैं भी बहुत सोचता हूँ कि मैं किस तरह से सिलेबस पूरा करूं, पर मुझे भी व्यक्तिगत भी कुछ कार्य होते हैं और फिर उसके साथ साथ अन्य भी कार्य होते हैं। मैंने कभी ये नहीं बोला कि कोई सिलेबस पूरा नहीं करूंगा, अतिरिक्त क्लास लेके भी पूरा करूंगा। आप सब देख रहे हैं आजकल रोज 5-6 घंटे क्लास हो रही है, रोज 5-6 घंटे क्लास हो रही है, और इतना कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं पूरी अपने तरफ से प्रयास करता हूँ, सिलेबस बहुत बड़ा है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं चाहे जितना समय देना पड़े पूरा करूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो खाली, हाँ वही सूचना बोल रहा हूँ,
कुछ लोग ऐसे जो खाली ये सोचते हैं कि ये जो बाकी है वही पढ़ाएं, जो नहीं बाकी वो ना पढ़ाएं, या फिर ऐसा है जो एक बार पढ़ा दिया वो नहीं पढ़ाए। आप केवल अपना क्यों सोचते हैं? आप बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, उनका भी तो सोचें। बहुत सारे लोग नए जुड़े, पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 45 लोग जुड़े पिछले 1 महीने के अंदर, तो फिर क्या करें? तो उनका भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना। तो इसलिए कुछ लोगों से निवेदन है कि मैं जैसा पढ़ा रहा हूं मुझे पढ़ाने दीजिए, और यदि आप सबको कोई दिक्कत होती है तो आपको ऐसा लगता है, आप सब में से मैं किसी को भी बोल रहा हूँ, आप सब में किसी को भी यदि लगता है कि हमने सब्सक्रिप्शन लेके गलत किया तो वो प्लस वाले ग्रुप में है, मुझसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से उनका पैसा वापस कर दूं, ठीक है? या और वो अपना आईडी और पासवर्ड बता देंगे, मैं किसी अपने छात्र को सौंप दूंगा, वो देख सकते हैं, ठीक है? तो उनको पैसा मैं अपनी तरफ से दे दूंगा अपने खर्चे में से, लेकिन मुझे जिस तरह से पढ़ा रहा हूं उस तरह से पढ़ाने दें, ठीक है? कोई अगर किसी के मन में कोई भी दुख हो, मैं किसी के दुख को या किसी की संवेदना को नहीं लेना चाहता, ठीक है? तो ये एक निवेदन है, कृपया ना जावा तो ठीक ही है। का काल तो 9 हम बड़की माँ किस लेकर है। प्रकृति में जल किन किन रूपों में पाता है? प्रकृति में जल रंध्राकार किसे कहते हैं? रंध्राकार कहते हैं मृदा में ठोस पदार्थों से रहित जो खाली स्थान होता है उसे मृदा रंध्र या रंध्रावकाश कहते हैं। मृदा में तीसरा मृदा कणों में चारों ओर महीन परत के रूप में पाए जाने वाले जल को क्या कहते हैं? मृदा में पाए जाने वाले कण बालू मृतिका जल। हाँ पैसा नहीं हाँ ढेर के पीसू बल को विरोधी मिट्टी में पाया जाने वाला जल गुरुत्वाकर्षण जल। रंध्राकाश मृदा में खाली जगह केशिका जल। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध मृदा जल। शिकार्य पाटा लगाना। मृदा कण सजाव मृदा विन्यास कणों का 4 स्थान पर छूना। दानेदार कड़ी विन्यास कणों का आपस में मिलकर एक झुंड बनना। मृदा में खाली जगह रंध्रावकाश भूमि में खनिज संरक्षण जुताई गुरुत्वाकर्षण बल केशिका जल कृषि कार्य पाटा लगाना।
कण आपस में एक दूसरे को 6 स्थानों पर छूते हैं। सही। जुताई, गुड़ाई, निराई करके मृदा में जल संरक्षण किया जाता है। सही। खेत में मेड़बंदी करके वर्षा जल को नष्ट होने से बचाता है। सही। जल एक अच्छा विलायक है। सही। कार्बनिक पदार्थ का मृदा विन्यास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गलत। चंद्रावकाश पौधों को समुचित पोषक तत्व पहुँचाने में सहायता करता है। सही। रूफटॉप जल संचय वर्षा जल संचय की विधि करके नहीं है। गलत। 1 2 3 4 5 पाँचवा गलत, 6 7 पाँचवा 7वां गलत और 10। मृदा विन्यास को परिभाषित कीजिए। मृदा विन्यास में मृदा विन्यास कितने प्रकार का होता है, अवलोकन कीजिए। मृदा विन्यास कितने प्रकार का होता है? मृदा विन्यास का अर्थ। मृदा विन्यास का बीजों के गुण पर प्रभाव। मृदा विन्यास के प्रकार। स्तंभी विन्यास 4 होते हैं। स्तंभी विन्यास, तिर्यक तिरछा विन्यास। तीसरा संतः सघन विन्यास। दानेदार कणी विन्यास। चंद्राकाश का छठा मृदा विन्यास को परिभाषित कीजिए। मृदा जल को परिभाषित करते हुए उसके विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन कीजिए। वर्षा जल को आज भी पढ़ाई होगा। पढ़ाई होगा।
नहीं बे कुछ बा गुड़ बा लाओ लाओ पी नहीं खाना है ना काल क्या पुतारा आई अरे नीक बाबू हमें धारे बनी गरम पदे ठंडा दे गरम कर दो तितली भी ना हाँ तब याद दिखा रही पैसे नहीं भाई मसाला लादा ही देता जाया पता नहीं पैसे आता हूँ चिल्ला रगन पैसा मसाला ले जाता चिल्ला रहा रे इधर रह रही अच्छा दिन शैम्पू मंगा रहे क्या हम ले घर ले क्या दो छे द्रोक लगे बाप आन थे हेलो ला पान थे द्रोक लग रहा अब आन जाओ दिखना तो कहाँ ना जाओ अंगना में प्यार की गुलाम ए भाई
तब बन जाए तो नमो का है भाई बोलाए वाला पप्पू वाला हाँ पप्पू नाम से कराई बा हाँ अरे तुमके तक गोलू गोलू मार्केट में सत्यनारायण बा सुना बात है अल्लाह सा बाद में दिक्कत होई ना सुना बाय आधार कार्ड बाय एक बार जब नगो लेता है लेकिन जब मार सिटीएम नगो बा वह नगो से आधार कार्ड मांगा था ये चेंज मार्केट का हुआ सत्यनारायण बा नहीं ये नगो ये नकर वाला इनके आले बना गोलू गोलू वाले सत्यनारायण हाँ गोलू वाला ना गड़बड़ हाँ है तो दिक्कत होई तब ना सुन जब ना। इनका नाम ई हो जाए ना इनके का तुम प्रमाण लागे हाँ तब दिक्कत हो जाएगी उनके सेवा में सुना बन जाए रहे आधार कार्ड वाले में खैर तो वो कहा कहाँ जाने चाहे नमो सुधर जाबा के बन जाए हमारे लसना कुमार चलाई नमो हो जाए नमो हाँ के बात भाई नहीं है नमो ना चेंज करावे के बाद